श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम BSc सेकेंड ईयर बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के विषय में बात कर रहे हैं। जहां पर प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों ने जाना है, हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन के बारे में बातें की थी, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि प्लांट जो होते हैं वो सोइल से आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए दो प्रकार के सिस्टम काम में लेते हैं। एक तो आपने कहा है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन सिस्टम काम में लिया जाता है और एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन सिस्टम काम में लिया जाता है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है। हम लोगों ने बताया है कि वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी की एब्सेंस में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और उसके लिए कौन कौन सी थ्योरी जो है वो दी गई थी उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया है। आपने जाना है कि मास फ्लो जो कि क्रेमर के द्वारा प्रपोज किया गया था, उस थ्योरी के बारे में आप लोगों ने देखा है। इसी तरह से आप लोगों ने जाना है आयन एक्सचेंज मेथड जो है वो भी काम करता है, जेनी और ओवरस्ट्रीट के द्वारा जो प्रपोज्ड किया गया है। और एक साथ में आप लोगों ने देखा है कि डोनन की जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारियाँ प्राप्त की है कि डोनन इक्विलिब्रियम जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डोनन इक्विलिब्रियम के अंदर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डोनन इक्विलिब्रियम में एक तो ये कंडीशन थी कि अनडिफ्यूजेबल आयंस जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि आपने कहा कोशिका के अंदर फिक्स अनडिफ्यूजेबल आयंस पाए जाते हैं। और इसी के साथ में आपने कहा कि इसके अंदर कुछ धनायन जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन से? 2 3 4 5 और 6। ये कंडीशन आपको इनिशियल स्टेज में देखने को मिली थी। दूसरा आप लोगों ने देखा था इस साइड के अंदर, ये तो सेल की आउटर सरफेस हो गया, ये इनर सरफेस में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये कंडीशन आपको इनिशियल स्टेज में आप लोगों को देखने को मिली थी डोनन्स इक्विलिब्रियम में। और फाइनल स्टेज में आप लोगों ने कहा है कि इसके अंदर क्या कुछ हो गया था, ये जो फिक्स आयन, फिर नेक्स्ट ये 2 क्लोरीन के आयन आप लोग देख रहे हैं कि अंदर की तरफ आ गए, साथ ही 2 क्या आ गए, पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ गए, और 6 यहाँ पहले से मौजूद है। ये कंडीशन आप लोगों को फाइनल स्टेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये तो क्या है, इनर सरफेस, ये क्या है, आउटर सरफेस। अब यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूला यूज़ लिया था। फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, हमने क्या कहा था, आपने कहा था पोटेशियम आयन अंदर की तरफ कितने हैं और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ आउटर सरफेस में कितने हैं। और इसी के साथ में आपने कहा है क्लोरीन आयन आउटर सरफेस में कितने हैं और क्लोरीन आयन जो है वो इनर सरफेस में कितने हैं। ये सारा का सारा डोनन्स का इक्विलिब्रियम जो है वो कहलाता है। तो आपने जाना है कि पोटेशियम आयन अंदर की तरफ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितने आयन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये सारा का सारा आउटर सरफेस में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाहर की तरफ आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 6 आयन थे, 6 में से 2 ट्रांसपोर्ट हो गए, तो बच गए कितने, 4। ये 4 धनायन बच गए और साथ में 4 क्या बच गए, इसके ऋणायन जो है वो आपको फाइनल स्टेज में देखने को मिल रहा है। तो ये 8/4 हो गया। इसी तरह से इसको हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है आपको, 1 2 3 4 बट्टे, अंदर की तरफ देखें तो 2। अब इसको काट दे आप लोग, 1/2 और यहाँ पर भी 2/1। ये सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 2/1 बराबर 2/1, यानी कि एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो स्थापित हो जाती है डोनन्स की साम्यावस्था के अंदर। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि डोनन की साम्यावस्था में क्या होता है, फिक्स आयन को संतुलित करने के लिए कुछ धनायन के साथ में ऋणायन जो होता है अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और इसी कंडीशन के दौरान क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं कि
अंदर की तरफ धनायनों की संख्या बढ़ जाती है जबकि बाहर की तरफ धनायनों की संख्या कम हो जाती है। अगेंस्ट में हम लोग देखें तो क्लोरीन आयन की जो संख्या है अंदर की तरफ कम आप लोगों को देखने को मिलती है जबकि बाहर की तरफ ज़्यादा देखने को मिलती है, और इस कंडीशन के कारण से एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है जिसे डोनन का इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो ये सारा का सारा आपको पैसिव जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा उसके बारे में। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जैसा कि आपने पहले से ही डेफिनेशन पढ़ी है इसकी, हम लोगों ने क्या कहा है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है और जो आयन होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आप लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि ये कुछ आयन हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन होना है या एब्जॉर्प्शन आप लोगों को देखने को मिलना है, और यहाँ पर ये कुछ फिक्स आयन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा आप लोग देखेंगे कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। किसके प्रेजेंस में, एनर्जी की प्रेजेंस में। और एनर्जी किस रूप में प्रयोग में की जाएगी, एटीपी के रूप में यूज की जाती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है वो उपयोग की जाती है। तो आयन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ एब्जॉर्ब हो जाते हैं एनर्जी की प्रेजेंस में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। अब इस एक्टिव एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरी दी गई है, उनके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी थ्योरी दी गई है और कौन सी थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर हम बात करें कैरियर कंसेप्ट, फिर नेक्स्ट फोस्फोलिपिड हाइपोथेसिस, फिर नेक्स्ट साइटोक्रोम पंप थ्योरी, और फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट थ्योरी। ये चार प्रकार की थ्योरी आपको एक्टिव एब्जॉर्प्शन की घटना में आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि ये थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कैरियर कंसेप्ट, वाहक संकल्पना, ये किसके द्वारा दिया गया है, वेंडेन होनर के द्वारा। फिर आप कहें फोस्फोलिपिड हाइपोथेसिस, ये किसके द्वारा दिया गया है, बेनेट क्लार्क के द्वारा। फिर आप कहें साइटोक्रोम पंप थ्योरी, ये किसने प्रपोज किया है, तो आप लोग देखेंगे लुंडेगार्ड एंड बरस्ट्रोम के द्वारा ये थ्योरी प्रपोज की गई। और लास्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थ्योरी, ये दिया गया है पीटर मिचेल के द्वारा। तो ये चार प्रकार की थ्योरी आप लोगों को जाननी है कि कैरियर कंसेप्ट क्या होता है, फोस्फोलिपिड हाइपोथेसिस क्या होता है, साइटोक्रोम पंप थ्योरी क्या होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थ्योरी जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। बात करें हम कैरियर कंसेप्ट की, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसा कि आप शब्द से समझ पा रहे होंगे, एक कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, और ये कैरियर मॉलिक्यूल आप लोग देखेंगे कि एटीपी की उपस्थिति में एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद में आपका जो धनायन है या ऋणायन उसको एक्सेप्ट करके सेल के एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रांसपोर्ट करता है, या प्लांट के अंदर उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर आगे के सिस्टम में पहुंचाने का काम करता है। तो इस थ्योरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कैरियर कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, वेंडेन होनर के द्वारा दिया गया। आप लोग देखेंगे ये सेल का इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, और ये आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये है आपका कैरियर मॉलिक्यूल, और ये कैरियर मॉलिक्यूल आप लोग देखेंगे कि एटीपी के कारण से एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद में ये क्या करेगा, या तो धनायन को एक्सेप्ट करेगा या
ऋणायन को एक्सेप्ट करेगा और इन दोनों को एक्सेप्ट कर कर ये क्या बना देगा, आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स बना ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस आयन को साइटोसोल की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम कर देगा और आप देखेंगे कि ये धनायन या ये जो ऋणायन था ये अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल फिर से फ्री हो जाएगा और फिर से किसी नए एटीपी के साथ में जुड़कर नए धनायन या ऋणायन को आगे एब्जॉर्ब करने का सिस्टम जो है वो फिर से दोहराने का काम करेगा। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, कैरियर कंसेप्ट, जो कि वेन डेन हुनर के द्वारा प्रपोज्ड किया गया। आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये तो क्या था आपका सेल का आउटर सरफेस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इनर सरफेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हम बात करें दूसरी जो थ्योरी दी गई है आपकी फोस्फोलिपिड हाइपोथेसिस, जो कि आप लोग कह रहे हैं किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है, बेनेट क्लार्क के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो आयनों का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसी फोस्फोलिपिड के कारण से आप लोगों को देखने को मिल रहा है और इस फोस्फोलिपिड को हम लोग क्या कहेंगे, इस फोस्फोलिपिड का नाम है लेसिथीन, या इसे हम लोग लेसिथीन साइकिल हाइपोथेसिस जो है उसके नाम से भी जानते हैं। लेसिथीन जो है एक प्रकार का फोस्फोलिपिड है और ये फोस्फोलिपिड आप लोग देखेंगे कि एम्फोटेरिक नेचर का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। और उभयधर्मी प्रकृति का इसका मतलब ये क्या करेगा, धनायन को भी एक्सेप्ट कर सकता है या ऋणायन जो होता है उसको भी एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि इसके अंदर दोनों को एक्सेप्ट करने के नेचर जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस फोस्फोलिपिड हाइपोथेसिस के थ्रू आयन जो है किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होंगे या किस प्रकार से एब्जॉर्ब होंगे वो सारा हम देखते हैं। ये फिर से आपने देखा कि ये तो हो गया आउटर सरफेस ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनर सरफेस। अब आपने कहा कि ये आपका लेसिथीन है, एटीपी की उपस्थिति में एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होकर क्या बना रहा है, धनायन या ऋणायन को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना देगा, लेसिथीन आयन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। आप लोग देखेंगे कि इस लेसिथीन आयन कॉम्प्लेक्स के दो भाग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन से, फोस्फोटिडिक भाग और एक आपको देखने को मिलेगा कोलिन भाग, जहां पर आप लोग देखेंगे कि कोलिन पार्ट जो होता है ये तो नेगेटिव चार्ज वाले आयन को एक्सेप्ट करता है, जबकि फोस्फोटिडिक भाग जो है ये पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन हैं उनको एक्सेप्ट करने का काम करता है। और जैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि लेसिथीन आयन कॉम्प्लेक्स बन गया, बनने के बाद में ये क्या कर देगा, इन आयंस को ट्रांसपोर्ट कर देगा, एब्जॉर्प्शन सिस्टम को पूरा करेगा। तो ये आपके धनायन और ऋणायन आप लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, जो कि आपका फोस्फोलिपिड हाइपोथेसिस या लेसिथीन साइकिल हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है, फोस्फोलिपिड हाइपोथेसिस में एक फोस्फोलिपिड होता है लेसिथीन। इस लेसिथीन के दो भाग होते हैं, फोस्फोटिडिक और कोलिन पार्ट। फोस्फोटिडिक में आप लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है, कोलिन भाग जो होता है नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है। और ये लेसिथीन क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का है, एटीपी की उपस्थिति में एक्टिवेट होता है। यहाँ पर फिर धनायन और ऋणायन को एक्सेप्ट करने के बाद में क्या बना रहा है, लेसिथीन आयन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और जब ये आयन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो वापस किस रूप में चेंज हो जाता है, लेसिथीन के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये सारा का सारा आपको किस रूप में देखने को मिलता है, फोस्फोलिपिड हाइपोथेसिस के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, बेनेट क्लार्क के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करें साइटोक्रोम पंप थ्योरी, जो कि किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है, लुंडेगार्ड और बरस्ट्रोम के द्वारा प्रपोज्ड की गई है। इस थ्योरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो धनायन होते हैं ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि इनका तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जबकि जो ऋणायन होते हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, साइटोक्रोम पंप के थ्रू आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये साइटोक्रोम पंप क्या होता है, आपने रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ा होगा
और रेस्पिरेशन के टॉपिक में आपने एक शब्द देखा होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप लोग देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि साइटोक्रोम सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि ये सारी की सारी रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सिस्टम वहाँ पर काम करता है। अब साइटोक्रोम सिस्टम में आप लोग देखेंगे कि साइटोक्रोम B, C, साइटोक्रोम A3 ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप लोगों को देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीकरण अपचयन की घटना होती है, जिसके कारण से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि ये प्रोटॉन जो होता है ये हाफ O2 के साथ में मिलकर क्या बना देगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर H2O का फॉर्मेशन कर देते हैं। और साथ में ही आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता रहेगा साइटोक्रोम सिस्टम पर, और साइटोक्रोम सिस्टम पर ट्रांसपोर्ट होते हुए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किसी ऋणायन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। जैसे ही इसके साथ में कोई ऋणायन जुड़ जाता है, आप लोग देखेंगे कि सेल के एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ ये इसको क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर देगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, साइटोक्रोम पंप थ्योरी के अंदर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया, आप लोग देख रहे हैं लुंडेगार और बरस्ट्रोम के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। फिर हम बात करें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थ्योरी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थ्योरी जो कि किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई है, पीटर मिचेल के द्वारा प्रपोज किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मोस्टली क्या होती है कि ग्रेडियंट सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि आप लोगों ने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन किस साइड में हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थ्योरी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या होता है, एक एंजाइम काम में लिया जाएगा जिसको हम बोलेंगे ATPase एंजाइम। ATP के साथ में क्या जुड़ गया, एज शब्द जुड़ गया, इसका मतलब क्या बन गया, एक एंजाइम बन गया जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ATPase एंजाइम। ये ATPase एंजाइम क्या करता है, ATP को तोड़ देता है। अब ATP को किस रूप में तोड़ेगा, आप लोग देखेंगे कि ATP जो है वो ADP प्लस किस में टूट जाएगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में टूट जाएगी। फॉस्फेट आयन जो है वो टूट जाता है भाई। ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वहीं पर ADP आप लोग क्या कहते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट निकल गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में। तो ATPase एंजाइम ATP को तोड़ देता है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि H2O जो है वो भी टूट जाता है। किस रूप में टूट जाता है, ये सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा H+ और OH- आयन के रूप में टूट जाता है। तो ये सारा का सारा काम होने के बाद में आप लोग देखेंगे कि इसी एंजाइम्स के कारण क्या होगा, H+ आयन जो है ये तो क्या होगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और उसी टाइम पर क्या होगा, OH- आयन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये सारा का सारा सिस्टम आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थ्योरी के अंदर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है, जो कि पीटर मिचेल के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है। थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं इसको। ये तो हो गई आपकी इनर सरफेस ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस ऑफ सेल। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एंजाइम कौन सा है, ATPase एंजाइम। ये एंजाइम क्या काम कर रहा है, ATP को तोड़ने का काम कर रहा है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में। इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर H2O भी टूट रहा है, किस रूप में, H+ और OH- आयन के रूप में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थ्योरी के अनुसार आप लोग देखेंगे कि H+ आयन जो है वो तो क्या होगा, कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसी तरह से बाहर की तरफ जो OH- आयन है वो क्या होगा, अंदर की तरफ
ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा आपका क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या जो आपकी सांद्रण प्रवणता आप लोगों को देखने को मिलती है उसके अनुसार आपका ट्रांसपोर्टेशन शो करने का काम करता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, वो सारी थ्योरी आज आप लोगों ने जानी है। और आगे के वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।